बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाजरीन, पाक भारत जंग बंदी के बाद सफारती महाज काफ़ी गर्म हो गया है। वजीर खारजा इसहाक डार चीन पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर मुत्तकी कल बीजिंग पहुंचेंगे। वजीर आजम का दौरा ईरान भी मुतवक्का है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी वफद के हमरा यूरोप जाएंगे। इसी तरीके से भारत भी जो है वो सफारती महाज पर काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रहा है। उनके भी मुख्तलिफ वफूद जो है मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं। और अब मामला जो है वो दो बदू लड़ाई की निस्बत जो है वो सफारती सतह पर दो बदू जंग की सूरत में नज़र आ रही है। इसके क्या असरात मरतब होंगे, दोनों ममालिक बैरूनी दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद अहमद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूक अहमद खान बंगई साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शमशाद अहमद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त चूंकि जंग बंदी हो चुकी है, वैसे तो वो उसके भी बाज़ाब्ता तौर पर जो जंग बंदी के असूल हैं वो दोनों ममालिक के DGMO के दरमियान जो है वो बाकायदा मुज़ाकरात होते हैं और बाकायदा तौर पर उसके निकात तय होते हैं और लिखत पढ़त करके उस पर दस्तखत किए जाते हैं। लेकिन ये एक ट्वीट पर जंग बंदी हुई है और उसके बाद जो है दोनों के आपस में टेलीफोन के राब्ते हुए हैं, अभी तक कोई मुलाकात भी नहीं हो सकी। और ये कल तक थी सीज फायर, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि सफारती काफ़ी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे हमें इस वक्त पाकिस्तान को सफारती सतह पर किस तरीके से भारत को जो है वो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं और हमें क्या कुछ इक़दाम करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जब तक भारत में जी सर इंडिया मोदी है जी, तो पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं होगा। ये अच्छा, मैं बहुत पेशीन गोई की हुई है। ठीक। अब दूसरी बात, हमारे पास क्या ऑप्शन हैं, क्या करना चाहिए, ये कह सकता हूँ कि हमारा फॉरेन ऑफिस वो मुकम्मल तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है जी और से ये क्राइसिस शुरू हुआ है वो अपना रोल अदा कर। और ये जो बाकी रहा, आप सीट बात करते हैं जी, पता नजर इसके, लेकिन फॉरेन ऑफिस अपना काम करता है तो पॉलिसी के हवाले से होता है। दुनिया में जो यूनाइटेड नेशंस हो, मालिक के साथ एंगेजमेंट हो, वो सब बराबर हो रही है। लेकिन जो डेवलपमेंट इंडिया के साथ, इंडिया के हालत हो रही है, वो जरा ऐसा है कि अनसर्टेनिटी है। इंडिया के साथ सीज फायर जो हुआ है जी कि मैं आपको अब पहले सीज फायर की कहानी बता देता हूँ। जी, राइट सर। जब मैं था फॉरेन ऑफिस में, तो उस वक्त ऐसे हुआ था कि पहले आना था सब कॉन्टिनेंट विजिट कर, हमने उसको पोस्टुलेट किया था कि जब भी वो सब कॉन्टिनेंट आएगा तो पाकिस्तान जाएगा। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मार्च में उसने अपना मार्च 2000 का प्रोग्राम बना जी, तो पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम, लेकिन उसके साथ ही इंडिया ने ये किया, जम्मू के पास एक वो था चट्टी सिंह कुछ नाम है, सिखों का गाँव था, और वहाँ कोई जिस तरह पहलगाम में बर्पा किया है वहाँ पे बर्पा किया। उस वक्त की हुकूमत वाजपेयी की थी, मगर वो बीजेपी पार्टी थी। बीजेपी पार्टी में वाजपेयी बहुत अच्छा आदमी था, ही वॉज मैन ऑफ पीस। उसके साथ हमने 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन पर लाहौर समिट की थी, और फिर उसके साथ हमने इंडिया पाकिस्तान किया था, जिसको डायलॉग कहते हैं। लेकिन उसके साथियों में और लोग थे, मुझे नाम तो अब याद नहीं रहे, जो थे जो बीजेपी मोदी की क्लास के लोग थे। तो उन्होंने ये किया कि वो चिट्ठी 36 सिख मारे ताकि माहौल खराब किया जाए
so that Clinton does not go to Pakistan. जी लेकिन क्योंकि अमेरिका के सराय होते हैं जिनको रियलिटी का पता था, उनको पता था कि इंडिया खुद करवाए सारा, तो क्लिंटन की वाकई के बावजूद पाकिस्तान आया। ये और बात है कि इंडिया 6 दिन गुजारे और पाकिस्तान में 6 देखता है, बट कतई नजर इसके फिर भी उसको पाकिस्तान आया। और फिर 2003 में एक अपनी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन ऑलब्राइट किताब का जो दिबाचा लिखा था क्लिंटन ने, उस वाक़े का जिक्र किया कि मेरे विजिट के बाद इंडिया ने ये वाक़ा और वो किया, परपेट्रेट की, और मेरे विजिट को सब आज करने की कोशिश की थी, बट आई वॉज नॉट यानी मैं सबूत और ये कहानी। उसके बाद फिर ये हुआ कि 9/11 हो, मैंने वाकया सुना 2000 मार्च 2000 क्लिंटन का विजिट। उसके बाद 9/11 में मुशर्रफ जो है वो साथ कर देता है और अमेरिका ने। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कोई टेक्निकल वजह हो गई है, हमें एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर थे। नाजरीन हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाक भारत जंग बंदी के बाद के हालात, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब। जी शमशाद साहब, आप बता रहे थे जब आपके दौर में सीज फायर हुआ था तो उस वक़्त क्या हालात थे। जी अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा सर। शमशाद साहब। जी मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान जहाँ अमेरिका पहुंची पता, तो सोचा कि ये मौका अच्छा है, जी फायदा उठाया जाए। ठीक। तो उन्होंने फौरी ये किया कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेट असेंबली थी उस पर एक हमला करवाया जी, और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे जी अक्टूबर 2001 में। ठीक। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद सितंबर 2001 में अपनी इंडिया की पार्लियामेंट पे हमला करवाया, जो ब्लेम है वो पाकिस्तान, और साथ ही अपनी सारी फौज पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ले आया। जंग का खतरा बिल्कुल इसी तरह पैदा हो गया था जिस तरह हमारे यहाँ 10 मई से पहले पैदा हुआ। ठीक। तो उस वक्त फिर अमेरिका ने बीच में पड़ के सीज फायर करवाया नवंबर 2003, और फिर उसके बाद 2 महीनों के बाद वाजपेयी और मुशर्रफ की मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। पाकिस्तान ने कमिटमेंट कर कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से अगर पास में कोई दरअंदाजी हुई है तो अब कभी नहीं होगी। पाकिस्तान ने कमिटमेंट कर दी, तो इस तरह एक पीस एग्रीमेंट हो गया। तो लेकिन उसके बाद इंडिया ने अपना जो पॉलिसी है वो नहीं छोड़ी, पाकिस्तान को यके बाद दीगरे कई मामला से उलझाए रखा। मुंबई में स्टेटों पर हमला होता था, पाकिस्तान पे हमला, यानी ये उस अमन के मुआहदे के बाद जो वाजपेयी और मुशर्रफ के बावजूद। तो 2006 में मुंबई पे जो हमले होते थे वहाँ ट्रेनों पे उनके इल्जाम, फिर 2007 में समझौता एक्सप्रेस की ट्रेन उस पर हमला हुआ पाकिस्तान से इल्जाम, 2008 में काबुल के इंडिया के इंडस्ट्री पे हमला हुआ पाकिस्तान में इल्जाम, और फिर फाइनली 2008 में नवंबर 26 नवंबर को मुंबई में बहुत बड़ा अटैक हुआ जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान पर भरपूर इल्जाम लगाया। तो इस तरीके से फिर सारा जो अमन का मसला खत्म हो गया। उस वक्त ओबामा ने वादा किया था कि मैं अगर मुंतखब हो गया तो मैं कश्मीर का मसला हल करवाऊंगा। जब ये मुंबई का वाकया हुआ तो ओबामा की वोकैबुलरी से कश्मीर का लफ्ज ही निकल गया, खत्म हो गया। अच्छा सर, अभी भी जो है वो ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि मैं सालसी करवाना चाहता हूँ कश्मीर के मामले पर। आ रहा हूँ जी सर, आ रहा हूँ कि अब दूसरी दफा ये मौका आया है कि जंग के माहौल को खत्म करने के लिए ट्रंप ने और भी इनिशिएटिव दिए। यूक्रेन और रशिया का तो करवा रहा है सीज फायर वगैरह, इधर वो अरबों के साथ गल्फ रियासतों के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि फलस्तीन का मसला भी इसी तरीके से हल हो जाए, और साथ ही इंडिया पाकिस्तान। अगरचे ट्रंप जो है
वो सियासतदान नहीं है, जी। ना ही वो डिप्लोमेट है। वो हम्म। बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन है और वो सिर्फ वो सौदे करता है जिसमें बिजनेस डील्स हों। तो गल्फ रियासतों में तो उसको पैसा काफी मिल गया अमेरिका से, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। जी। अच्छा, इंडिया में उसके भी मफादात बहुत हैं, अमेरिका के मार्केट बने रहे तक चाइना से जो चीजें अमेरिका उठा रहा है, जी। तो चाइना को करने के बाद तो वो सारी इंडिया के थ्रू, तो इस वजह से इंडिया के बहुत मफादात स्टेट्स हैं वहाँ। पाकिस्तान के साथ कोई जो है ना जी। इकोनॉमिक मफादात कोई नहीं है सिवाय बोझ के, या कर्जे दे दो, बस कर्जे जी। तो कर्जे दे दो, IMF वगैरह। पाकिस्तान सिर्फ एक काम के लिए है उनके, और वो है कि हम उनकी प्रॉक्सी वॉर लड़ते। ठीक। तो पहले भी उसको शरफ से प्रॉक्सी वॉर लड़वाई थी, तो हमें इंडिया के मुकाबले में सपोर्ट कर। अब फिर इसने वादा किया है, इसने देख लिया कि पाकिस्तान लड़ता अच्छा है, इसने फौरन कहा कि मैं कश्मीर हल कराऊंगा। अब देखना ये है कि कैसे हल कराएगा। मेरे ख्याल में ये मौका अच्छा है, क्योंकि ये बंदा कुछ भी हो, ये कुछ ना कुछ रिजल्ट दे आएगा। और उसके लिए मगर हमारी तरफ से मौजूदा सियासतदान जो है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं जो डायलॉग मोदी के साथ कर सके या ट्रंप के साथ कर सके। हमारे यहाँ ऐसे बंदे की जरूरत है जो बगैर पर्चियां पड़े, बगैर बीपी लिए उनको बात कर सके। वो हमारे यहाँ इस सियासी टोले में नहीं है, ना शरीफों वाले ना जरदारी वाले। तो इस वक्त जो था असल इमरान खान था, जिसने 2019 में जब कश्मीर में इंडिया ने वो वहाँ की थी गड़बड़, किया था और 35 के, तो वहाँ पर ये इसने इमरान खान ने जनरल असेंबली में तकरीर की थी 40 मिनट के लिए। आमतौर पर दुनिया में 10 मिनट की तकरीरें करते हैं लोग। नवाज शरीफ कभी भी 8-10 मिनट से वो भी पढ़ता था जाके, जाती थी, और जब पढ़ी जाती है तो कोई सुनता नहीं है, सब आबाशियां ले रहे होते हैं। मगर इमरान खान ने जो 40 मिनट तकरीर की थी, सारी दुनिया ने सुनी, लाइव तकरीर सुनी, और उसने कश्मीर का मसला उजागर किया, उसने इस्लामोफोबिया का मसला उजागर किया, टेररिज्म का मसला उजागर किया। ये कहा कि पाकिस्तान टारगेट है, विक्टिम है टेररिज्म का। तो एक बंदा जो है, जो दुनिया के साथ डायलॉग क्रेडिबिलिटी के साथ और एतमाद के साथ कर सकता है, वो हमारे पास मौजूद है, और उसको इन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है। अच्छा सर, इस तरफ भी आते हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कौम का मोराल बहुत हाई है, और ये ऐसे वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत कम कौमों पर आते हैं जब पूरी कौम यकजा हो जाए। तो चूंकि एक हमें फतह भी नसीब हुई है, इंडिया डीमोरलाइज है, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमें क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे हम इस जो एक चांस बना हुआ है इससे फायदा उठा सके? दो चीजें बिल्कुल, और ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं कोई नहीं कह रहा हूँ जी। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं कहता हूँ कि फौज हमारी माशाल्लाह बहुत, और अफवाज ने जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस दी है इस दफा, वो पहले कभी नहीं हमारी तारीफ में नहीं हुआ। वो जाना विक्सी है। तो इस वक्त हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं बताऊं डायलॉग जो अगर करना है कश्मीर पर या इंडस ट्रीटी पर, वाटर ट्रीटी पर, उसके लिए हमें एक तो मैंने कह दिया कि बंदा वो हो जो डायलॉग कर सके पर्चियां पड़े बगैर, वो इमरान के सिवा नहीं। दूसरी जो चीज है तो ये है कि आपके अंदर मजबूती, इंटरनल मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कौम डिवाइडेड ना हो। ठीक है, आप दुरुस्त कहते हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि कौम फौज के पीछे लगी हुई है ताकि हमें इंडिया के साथ, लेकिन साथ ही कौम डिवाइडेड अभी भी है, अंदर हम इसी तरह बटे हुए हैं। तो ये फौरी सिचुएशन इसको खत्म करना होगा हमें। ये जो डॉक्टर सीपीआई को इन्होंने बैन किया हुआ है, हर चीज के बाहर रखा हुआ है, ये जो डेलीगेशन बाहर भेज जा रहे हैं उससे सीपीआई को नहीं किया जा रहा, तो ये खत्म करके इस वक्त यूनाइट करें कौम को। सबसे पहली बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि हम हमेशा IMF और फाइनेंशियल तरीके पर दबाव में रहते हैं, और अगर आपने इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ कोई भी डायलॉग करना है तो ये कर्जों से निकलें, IMF का सिलसिला छोड़ें, और पाकिस्तान में फौरी तौर पर जो VIP कल्चर है उसको खत्म करें।
जो हर एक नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं वो इसका बिल्कुल खत्म करे, क्योंकि ये हर एक नंबर की गाड़ियां, ये चाहे सिविल सर्विस हो फौज के या सिविल सर्विस के, सब एंजॉय कर रहे हैं ये एमिनिटी। ये खत्म हो जानी चाहिए, न जजों को न पार्लियामेंटेरियंस को। किसने गाड़ी रखनी है उससे गवर्नमेंट सिर्फ तनख्वाह के साथ एक अलाउंस ट्रांसफर का, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान के VIP कल्चर, ये जो GOR बनाए हुए, जो लाहौर का GOR है, 25-25 कनाल के घर हैं, और इसी तरह इस्लामाबाद में जो कॉलोनियां हैं, हर जिले में जो GOR बनाए गवर्नमेंट और, ये खत्म होना चाहिए। ये अंग्रेजों के जमाने के सिस्टम किसी जगह नहीं है, अंग्रेजी हिंदुस्तान में खुद ये नहीं है, अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, मुल्क इंडिया में नहीं रही। ठीक सब चीजें। शमशाद साहब, हम आपसे बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपकी एक एक बात बहुत अहम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम नाजरीन को ज्यादा से ज्यादा बता सकें कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंडिया क्यों मुस्तकिल सीज फायर से हिचकिचा रहा है, और हमें इंडिया को मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ लाने के लिए क्या करना चाहिए? जो है पहले तो वो तो कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि पाकिस्तान उन पे इतनी बड़ी सजा हासिल कर लेगा। सोचते थे पाकिस्तान कठोर है, मगर हमारी क्रेडिट हमारी पार्ट को तो हो गया। अब वो चूंकि इंडिया में मौजूदा गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट रहेगी नहीं, बता दूं, अच्छा मोदी की, वहाँ इतना प्रेशर है उस पर, तो उसने ये डेलीगेशन भेजा है अपना प्लेन करने के लिए, मसला है पाकिस्तान से दबाव। असल चीज ये है, तो आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अगर ये फौजी टोला है, ये आपका केस नहीं लड़ सकता, किसी जगह नहीं लड़ सकता। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मुकदमा लड़ने के लिए आपको दुनिया को बताने के लिए ये पाकिस्तान ने नहीं गड़बड़ की, ये मोदी है हासिल कर रहा, तो मोदी प्रेशर में आया हुआ है। तो सीज फायर को जो आर्मी है, ये पक्की सीज फायर है। मोदी को जिस वक्त मौका मिला उस पर फिर शरारत करनी है, तो इस खित्ते में अमन नहीं रहता, और जब अमन नहीं रहता तो फौज की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाए। तो ठीक है, अच्छा था चीन हमारी मदद की, लेकिन अगर ये मसला चलता था और हमने अपनी कौम को इसी तरह डिवाइडेड रखा, असल लीडरशिप की तो बाहर फेंक दिया गया, और तो हमने उसको कैसे इम्कान को, तो फॉर्म 47 की पर जारी पार्लियामेंट बनाई है, असेंबली जारी, क्या जारी है, सारे इदारे जारी हैं। तो मतलब ये है कि आप अपनी अंदरूनी सिचुएशन को दुरुस्त करें। जी बिल्कुल ठीक है, हमें अंदरूनी सूरत हाल पर भी काबू पाना चाहिए, कौम को यूनाइट करना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि हमारे वजीर खारजा चीन क्या लेने गए हैं, और ये सारी जंग और ये सारे माहौल में ऐसे लगता है कि चीन जो है वो, उसके बगैर हम बिल्कुल अधूरे थे, और ये इस फतह में बुनियादी किरदार चीन का है। अब आगे चलकर हालात किस तरफ को जा रहे हैं, और चीन के साथ हमें मजीद क्या अपने मामलात को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, और खास करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वज़रा खारजा जो चीन गए हैं, इसका क्या मकसद है? देखिए, चीन हमारा पक्का दोस्त है, और पूरी बड़ी लंबी तारीख में वक्त मेरे पास इतना नहीं है, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सिर्फ ये है कि अगर जंग हो जाती है, चाइना हमारे लिए जंग नहीं कोई लड़ रहा, क्योंकि चाइना ने अपने लिए कभी जंग नहीं लड़ी। पूरी जितनी 49 के बाद जब से हुआ, उसने अपने लिए जंग, उसकी पॉलिसी नहीं जंग लड़ने वाली। तो हमें भी हमेशा, मुझे याद है कारगिल के वक्त उसने कहा था, कहते था कि ये जंग है ना लड़ो, तुम लोग इंडिया के साथ अमन से रहो, बस करते रहो। तो अब ये सिचुएशन पैदा ऐसी हो गई थी कि बहुत पाकिस्तान ये बहुत सीरियस खतरा था कि चीन ने टेक्नोलॉजिकली हमें मदद दी है। इस टेक्नोलॉजी के लिए अब वो हर वक्त नहीं अवेलेबल, इस वजह से बेहतर वही है कि हम अपने आप को तैयार करें। और ये जो वहाँ चीन का दौरा है, ये मैं बता दूं, वो ठीक है, चाइना का शुक्रिया भी अदा किया जाएगा, लेकिन असल मसला ये है कि वहाँ अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको ही बुलाया है, वो चीन का इंफ्लुएंस है, तो उसको उसके जरिए से हम जो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने खराब कर दी इस हुकूमत में, ये जो TPP का बहाना कंटेक्स्ट में जो इसके साथ लड़ाई लड़ ली है तालिबान के साथ, जो बहुत बड़ी गलती की है। मैं उस वक्त की मुखालफत करता था कि आप अफगानिस्तान के साथ मत लड़ाइए, और अब ये गया है वहाँ,
चीन की मदद से अफगानिस्तान के साथ सुलह करनी चाहिए। द सूनर वी गेट दिस, ये जो है ना जो टीटीपी का मसला, ये इनको ये सोचना होगा कि टीटीपी के लोग पाकिस्तानी हैं, हमारी जिम्मेदारी है। वो अगर अफगानिस्तान में जाके पनाह लेते हैं, वहाँ से हम पे हमला करते हैं, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी गवर्नेंस इतनी बुरी है कि हम अपने लोगों के साथ मुज़ाकरात करके इनके साथ मसले हल नहीं कर सकते। ये इमरान ने शुरू की थी और आज ये ब्लेम करते हैं कि इमरान की वजह से ये लोग फिर आ गए हैं। ये नहीं है, ये असल टेररिज्म का मसला, ये मर्द नहीं, ये अफराद नहीं होते। टेररिज्म एक साइकोलॉजिक सोच होती है, वो होती है कि जब आपके पास गवर्नेंस ना हो तो फिर लोगों में एक महरूमी एहसास महरूमी पैदा होता है, जिसकी वजह से वायलेंस आती है, शिद्दत बंदी आती है और टेररिज्म पैदा होता है। तो हमें वो वजूहात खत्म करनी चाहिए जिनसे टेररिज्म पैदा होता है। गोलियों और रॉकेटों से आप बंदों को मार सकते हैं, लेकिन टेररिज्म को नहीं खत्म कर सकते जब तक आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर सकते। ठीक, शमशाद साहब बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने का। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूक अहमद खान बंगई साहब और जुनैद नवाज चौधरी साहब, और हम बात करेंगे पाकिस्तान की सफारती सतह पर जो जारी सरगर्मियां हैं और इसके अलावा बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान की फतह को कैसे देखा जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनके जज्बात क्या हैं। जी फ़रूक बंगई साहब, जुनैद नवाज चौधरी साहब के पास मैं बाद में आता हूँ। पहले आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक मरबजा असूल होता है जंग बंदी का, वो उसको तो अभी तक फॉलो नहीं किया गया। अभी तक जो है वो एक ज़बानी कलामी जो है वो सीज़ फायर हुआ है, और वो भी संडे को कल तक का था सीज़ फायर, उसके बाद अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। क्या कहेंगे कि ये ख़तरा मौजूद है कि किसी वक्त भी कुछ शरारत हो सकती है, और भारत क्यों कर जो है वो जंग बंदी के मरबजा जो असूल हैं वो उसकी तरफ नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, जहाँ तक इस ये जो है ना वो सीज़ फायर का ताल्लुक है, आप बजा फरमाते हैं, लेकिन सीज़ फायर में इसको तो सीज़ फायर हम रेगुलर नहीं कह सकते बाकायदा तौर पे, इसको हम पास कह सकते हैं। और पास के बाद पास एंड रीप्ले के दरमियान एक टाइम है जिसमें इस वक्त हम रह रहे हैं। तो रीप्ले से बचने के लिए हमें जो है ना इस वक्त चाहिए कि हम सफारती अरेंजमेंट बढ़ाएं, क्योंकि ताख़ीर जो है सफारती अरेंजमेंट में जो है ना वो किसी बड़े मतलब है कि ख़तरे आप पैदा हो सकते हैं उससे। अगर हम थोड़ी सी भी ताख़ीर करें तो इस सूरत हाल को भी ख़तरा हो सकता है और हमारी विक्ट्री को भी ख़तरा हो सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि हम सफारती कोशिशें तेज़ करें। और शुरू से आपको पता है, हम तो यही कहते हैं कि ये जो जंग है ये बैटल फील्ड से है, डिप्लोमेटिक फील्ड पे आए, ठीक है, और यहाँ पे हमें लड़नी पड़ेगी। अब पाकिस्तान में जैसा कि शमशाद साहब ने भी फरमाया, इस वक्त इनके पास कोई अमल नहीं है कि हम किस तरह करें, और इसके लिए चाहिए इनको कि अगर ये खुद नहीं कर सकते तो इनको चाहिए पुराने सफारतखारों को बुलाए और एक जामे जो है ना जो कम्प्रिहेंसिव डायलॉग का एक एजेंडा तैयार करे और उसको बातचीत पे राजी करे। क्योंकि लेकिन वो इस वक्त जो मोदी है वो तो बैन अल-अक़वामी तौर पे जो है ना वो अपनी सफारती मुहिम ने शुरू की है, लेकिन हमें मुज़ाकरात के टेबल पे लाना उसको ज़रूरी है, क्योंकि गो के ये एक जिम्मेदार ज़राए से जिम्मेदार मतलब फैक्टर है इसमें। और ट्रंप ने इसको एक मतलब है कि इस सीज़ फायर कराया है और उस वक्त खुशाइंद भी था और बड़ा आम भी था, खित्ते को तबाही से बचाए। लेकिन एक चीज़ बहुत इसमें है कि हमारा मोदी पे कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है मामला, क्योंकि ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। तो अगर वो इस तरह भी बुनियाद मतलब है कि कोई उसके पास एविडेंस नहीं था हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर सकता है, तो उसको रिप्ले भी कर सकता है। ठीक, और इसी वजह से वो मुस्तकिल जंग बंदी से हिचकिचा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें हमारे भी कोई मतलब है कि कोई कमजोरी है, हमें भी चाहिए कि हम इसमें पहल करें। ठीक, चलें आपकी तरफ दोबारा आते हैं। जी जुनैद नवाज चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि यूरोप में बसने वाले ओवरसीज क्या सोचते हैं, पाकिस्तान की विक्ट्री को कैसे देखा जा रहा है, और बैरूनी दुनिया जो है वो हमारी इस विक्ट्री को कैसे देख रही है? मियां हबीब साहब, ये तो पाकिस्तान के नजरियाती और जोग्राफियाई दिफा की फतह है जी।
जिसने पूरी कौम के एतमाद को जला बख्शी है, और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फख्र महसूस कर रहे हैं कि ग्रीन पासपोर्ट को एक इंतहाई इज्जत मिली है इस सारे सुनहरियों के बाद, जो हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया है। तो इसने पूरी दुनिया में बसने वाले, ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के सिर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिए हैं। और ये एतमाद हुआ है हमें कि हमारी सियासी और फौजी कुव्वत जो है वो एक बहुत मजबूत तौर पे उभर के सामने आई है, और पूरी दुनिया को ये पता चला है कि हम बहुत मजबूत कौम हैं। कहा जाता है कि सफारती सतह पर इंडिया बहुत सरगर्म है, तो अभी पाकिस्तान को जो एक फतह नसीब हुई है उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो ओवरसीज इंडियन और पाकिस्तानी हैं उनके आपस में किस किस्म के जज्बात हैं? क्या क्योंकि वहाँ तो आप इकट्ठे हैं ना, सारे लोग इंडियन भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, तो किस तरह के इस वक्त हालात हैं आपस में? देखिए मियां साहब, आपको पता होगा एक जनरल सोच है जो हमेशा से रही है, वो ये रही है कि जी अवाम जो है ना दोनों मुल्कों की, वो आपस में नहीं लड़ना चाहती। तो ये सियासी तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टी जो स्पेशली जो इंडिया में हमेशा से बरसरे इक़्तिदार रही हैं, उन्होंने हमेशा से कोशिश की है, लेकिन अब की मर्तबा बाकायदा बाहर मौजूद अवाम को भी आपस में लड़वाने की कोशिश की गई है, इंडियन और पाकिस्तानियों को, जिसकी जो दाग बेल है वो इंग्लैंड में डाली गई थी। अच्छा। लेकिन चूंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान यूरोप में पाकिस्तानियों के लॉबिंग जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इस वजह से भी एक बहुत अच्छी जो खुशाइन बात ये रही है कि यूरोप में वो अपने इस उसमें मकसद में कामयाब नहीं हो सके। अच्छा जुनैद साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि ये पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई थी, तो दुनिया, बैरूनी दुनिया जो है वो इसको किस तरह से देखती है, ये सारे मामलात को? देखिए मियां साहब, ये तो इसके लिए तो आपको पता है कि जो एक तो जो खित्ते में न्यूक्लियर जो रेस है वो तो इंडिया ने स्टार्ट किया, 1974 हो गया, 1998 हो गया, और उसके बाद वो बाकायदा एक डिस इन्फॉर्मेशन सेल भी चलाते रही है, जो 2020 में आपको याद होगा कि एक यूरोपियन एनजीओ ने उनको रिवील किया था। और जो मगरिब की जो कुव्वतें हैं, उनको जो मगरबी ममालिक हैं, उनको काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा है कि इंडिया जो है वो एक प्रॉपर प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान को की जो रेप्यूट है उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। सॉरी टू से, यहाँ मुझे एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, थोड़ी देर बाद फिर यहीं से गुफ्तगू आगाज करेंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से और बैरूनी दुनिया में और सफारती महाज पर क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तजिया नगार फ़ारूक बंगई साहब, और स्वीडन से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुनैद नवाज़ चौर साहब। जी फ़ारूक बंगई साहब, हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो चीन गए हुए हैं। चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहा जाता है, और वाकई इस जंग में जो है चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। तो ये अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी सुबह पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी वहां गए हुए हैं। क्या कोई नई मनसूबाबंदी की जा रही है? मैं साहब, ये इसके इस दौरे के दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि पहला तो हम रस्मन अगर कह दें तो ये वहाँ के वज़ीर ख़ारजा की दावत पे है, ठीक, लेकिन असल चीज़ ये है कि हाई टेक वार जो हमने लड़ी है, इस हवाले से आपको पता है कि हमारा न सिर्फ टेक्निकली बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक, ऑल वेदर जो है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर कहा जाए, कोऑपरेशन पार्टनरशिप है उनका हमारे साथ। तो एक तो चीज़ है, उसके साथ सलाह मशवरे बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्लोमेटिक वार जो हमने अभी शुरू करनी है, तो उसमें भी उनका ताउन की हमें ज़रूरत है, ठीक। और दूसरा हिस्सा उसका जो है वो ये है, बल्कि इस दौरे को अगर कम संगमील की हैसियत रखता है ये दौरा, इसलिए कि हमने इस वार के बाद अगर पहला आला सतही दौरा है तो यही दौरा है चाइना का, हमने शुरू किया। दूसरी बात यह है कि इससे पहले जंग से थोड़े चंद दिन ये जंग का माहौल जो था, तो उसमें काबुल में भी एक 3 जो मतलब है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और चाइना के नुमाइंदों की जो है ना एक इजलास हुआ था।
तो अब वो चूंकि वज़राए खारजा उधर वो भी वज़ीर खारजा आ रहे हैं अफगानिस्तान का, तो वहाँ पे वो भी बातचीत होनी है जिसमें अब तावन और ट्रेड के हवाले से बातचीत है, क्योंकि नेक्स्ट फिर तीनों वज़रा का जो वज़राए खारजा जो है इनका एक दौर काबुल में होना है और इसमें काफ़ी चीज़ें तय होनी है। अब जो इंडिया की तरफ से या हमारे बाज़ लोगों की तरफ से जो बात जिम्मेदार लोगों की तरफ से जो बताया जाता है कि इंडिया के जर्नलिस्टों ने कहा कि जी अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ खड़ा है, इसराइल खड़ा है, इसराइल तो खड़ा है, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जिन दिनों ये जंग स्टार्ट हुई थी तो वहाँ हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए थे। तो मेरे ख्याल में वो जो बातचीत हुई है तावन और सिक्योरिटी के हवाले से जो बातचीत हुई है उसको मजीद जो है ना बेहतर बनाने के लिए बातचीत होगी और नेक्स्ट दौर में इसको मुकम्मल तौर पर लहमल तैयार किया जाएगा और तय किया जाए कि क्या कुछ करने हैं हमने। ठीक जी, जुनैद नवाज शरीफ साहब, जैसा कि एक हमने मार्का जो लड़ाई का था वो जीता और पाकिस्तान ने साबित किया कि वो एक मजबूत मुल्क है जो अपना दफा करना जानता है और अपनी सॉवरेनिटी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं और हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। हर वक्त अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपने दफा के लिए जो है वो मुतहर्रक होती है और कभी भी आंखें बंद नहीं की हमने। तो उसके बाद एक महाज जो है वो अब सफारती महाज है। एक जगह से तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली और दूसरी तरफ से भी हालात बहुत ही, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फेवर में हैं। दुनिया की इस वक्त नज़रें जो है पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं, चूँकि जहां आप बैठे हैं यूरोप में काफ़ी सारे ममालिक जो हैं उनके आपस में राब्ते भी होते हैं, आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी होती है, क्या समझते हैं कि इस वक्त अक़वाम आलम का मिजाज क्या है, वो पाकिस्तान और इंडिया के दोनों मामलात को किस तरह से देख रहे हैं? जी मियां साहब, जाहिर बात है ये एक बहुत ही इंतहाई अहम वक्त है जिसमें पाकिस्तान को जो कुछ, असल में बात यह है मियां साहब, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने अभी बताया कि ये इंतहाई खूबसूरत वक्त है क्योंकि पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान पे मरकूज हुई हुई है इस वक्त। सिफारती सतह पे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो है ना वो जरूरत इस अमर की है कि ये जो दरअंदाजी पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया हमेशा से दहशतगर्दी का पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा के, जिसके पीछे उसका मकसद ये है, उसका और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उनका जो मकसद ये है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टेट को एक कमजोर स्टेट और ये डिक्लेयर किया जाए कि जी अपने न्यूक्लियर असासों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो किसी तरीके से इनका छीना जाए वापस। तो ये इस सारे सिनेरियो के पीछे ये मकसद है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी होती है, जो बलूचिस्तान में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी अपना ये जो केस है मजबूती के साथ अक़वाम आलम के सामने रखना पड़ेगा और मसला कश्मीर को भी दोबारा से उसमें एक नई फूंक डाल के एक बड़े ही मजबूत अंदाज में उसको दुनिया के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये वो दो बातें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को सिफारती सतह पर इंतहाई ज्यादा जोर देने की अहमियत है। अब ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ है ये तो नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हुआ है। अच्छा जुनैद नवाज शरीफ साहब, चूंकि वक्त बहुत कम है, ये बताइएगा कि चूंकि इससे कबल जो है भारत को एक बहुत मजबूत बड़ी ताकत समझकर जो है ना सिर्फ उनके लोगों को लिए मुलाजमतों के दरवाजे खुले थे यूरोपियन ममालिक में और दूसरे मुल्कों में, दुनिया ने खोले हुए थे और उन पर एक फोकियत भी दी जाती थी आईटी के शोबे में भी। तो क्या इस जो अब माहौल एक पैदा हो गया है जिसमें इंडिया बहुत डीमोरलाइज भी है और उसे शिकस्त फाश भी हुई है, उसके बाद पाकिस्तानियों के लिए कोई चांसेस बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल मियां साहब, इस मौके से बड़ा अच्छा फायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तान को भी आलमी मंडियों में अपने लिए जगह ढूंढनी चाहिए है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बहुत मजबूत पोजीशन में आया और दुनिया की हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है इस सारे सिनेरियो में। ठीक जी फरूक बंगई साहब, चूंकि वक्त अब कम रह गया है, 2-3 मिनट हैं, तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो भी सूरत हाल बनी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हालात बन गए हैं, तो इस जंग से हमें क्या फ़ायदा हासिल करने चाहिए, इस फतह से, बल्कि जंग नहीं इस फतह से हमें क्या फ़ायदा? साहब
टाइम जब कम होता है आप मेरी तरफ आते हैं। हाँ, पहली बात तो यह है कि लाइमलाइट में जो है ना कश्मीर का मसला है, जी। इंटरनेशनलाइज हो सकता है। अच्छा जी। बेहतरीन मौका है, जैसे शमशाद साहब ने भी फरमाया ठीक कि है। हम इस मामले को उठाएं और हल करें। दूसरी बात यह है कि इंडिया का जो हुरूर था, जो फतूर था, जिसका उसने नाम संदूर दिया था, उसको हमने चकनाचूर कर दिया है। बिल्कुल हमने उनको अपनी सलाहियत दिखा दी है कि अब वो जमाना नहीं है। और उससे बढ़कर बात यह है कि 54 ईयर्स जो पहले हमें शिकस्त हुई थी, और वो शिकस्त में हमारी जो है ना आर्मर्ड फोर्सेस के इतना मतलब है कि वो कमजोरी नहीं थी जितना वो पॉलिटिकल भी ड्रॉबैक्स उसमें शामिल थे। हाँ, बिल्कुल और सही है। हमारे साथ धोखा भी हुआ था। लेकिन वो 54 ईयर्स पुरानी जो शिकस्त थी हमारी, उसका बदला हमने वैसे 88 आवर्स की जंग थी, लेकिन वैसे 54 बंगी साहब कथा कलामी माफ हो, क्योंकि मुझे बड़ी तेजी से आई हुई है बात। एक पाकिस्तानी फौज ने ना, जिन्होंने पंजाबी कहते ने, सारे धोने धो देते हैं। अच्छा, उसमें जो है ना 54 आवर्स में हमने उस 4 ईयर्स पुरानी शिकस्त का बदला ले लिया है। सही, ठीक है, सही। उनको बता दिए। लेकिन असल एक चीज है कि इस जंग ने हमें यूनाइट भी कर दिया है और हमें एक रास्ता बताया। अब इसे कि सफारती कोशिशें हमें तेज करनी चाहिए, ठीक। और सफारती महाज पे बैटलफील्ड में जीतने के बाद हमें टेबल जो है ना उस पर भी जीतना चाहिए। ठीक। और अब यह हमारी सफारती फोर्सेस की ठीक। कोशिशें और फिर समर्थ पार पाकिस्तानियों की भी कोशिशें इसमें अभी शामिल होगी ठीक इंशाअल्लाह। ठीक ठीक। नाजरीन, आपने हमारे तजिया नगारों की आरा सुनी और यकीनी तौर पर आपने इससे बेहतर नतीजा अखज़ किया होगा। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, कौम यूनाइट है और यकजहती जो है, ये इसको बरकरार रखना सबसे असल इम्तहान है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है और इस मौका से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे जो हिकमतकार हैं, हमारे जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि पाकिस्तान को कि ये जो यकजहती है इसको किस तरीके से बरकरार रखना है और कौन से ऐसे कौमी इश्यूज़ हैं जिस पर हम जो है कौम को साथ लेकर जो है मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर अब काम करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जनाब शमशाद अहमद खान साहब, सबक सेक्रेटरी खारजा, फ़रूक अहमद खान बंगी साहब और जुनैद नवाज चौध साहब, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया गुफ्तगू करने का। और नाजरीन, प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।